आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय इतिहास के उस तनावपूर्ण 21 महीने के दौर की बात करेंगे जिसे अक्सर लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे महज एक घटना ने पूरे देश की दिशा बदल कर रख दी और असल में ये लोकतांत्रिक लचीलापन या डेमोक्रेटिक रेजिलियंस काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए 1975 की गर्मियों की एक सुबह। नींद खुलती है लेकिन दरवाजे पर अखबार नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस की बिजली कटी हुई है और रेडियो चालू करने पर बस एक ही रिकॉर्डेड संदेश बार बार बज रहा है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि 26 जून 1975 को लाखों भारतीयों के लिए एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई थी। उस दिन देश एक ऐसे अजीब से सन्नाटे में जागा जहां सूचना के सारे रास्ते अचानक से बंद कर दिए गए थे। अब इस सन्नाटे के पीछे असल में हो क्या रहा था? सच तो ये है कि रातों रात बड़े बड़े विपक्षी नेता जैसे अचानक से गायब हो गए। रातों रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमें दिए थे वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का किसी ने प्लग ही खींच दिया हो। एक झटके में सब कुछ स्विच ऑफ। ये एक ऐसा अभूतपूर्व पल था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन कोई भी देश अचानक से इस हालात तक नहीं पहुंचता है ना। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1971 में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता आसमान पर थी। लेकिन 1974 आते आते देश भर में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें होने लगी। फिर आता है 12 जून 1975 का वो ऐतिहासिक अदालती फैसला और उसके ठीक बाद 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी का ऐलान। तो ये साफ है कि ये सब सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। चलिए इस बैकग्राउंड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उस वक्त देश के अंदर जैसे एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। महंगाई बेकाबू थी, भारी तेल संकट था और बांग्लादेशी शरणार्थियों की वजह से इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव था। गुजरात में खाने पीने की कीमतों को लेकर छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन शुरू हो चुका था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 17 लाख रेलवे कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी, जिससे पूरे देश की रफ्तार ही थम गई। जनता के इस भारी गुस्से को एक आवाज मिली जयप्रकाश नारायण जी से, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान की उस विशाल रैली में जब जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की वो मशहूर लाइन कही, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, तो उसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। उस एक लाइन ने व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने के लिए जनता को एक बुलंद आवाज दे दी थी। पर इस इमरजेंसी का सबसे बड़ा ट्रिगर सिर्फ ये रैलियां नहीं थीं, बल्कि एक कानूनी लड़ाई थी। समाजवादी नेता राजनारायण ने कोर्ट में दावा किया कि 1971 के चुनावों में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। कोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने से ही रोक लगा दी। ये भारतीय राजनीति का एक भूचाल था। सत्ता हाथ से फिसलती देख 25 जून की रात को एक बेहद सख्त कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आंतरिक अशांति का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए राजी कर लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास में पहली बार इमरजेंसी किसी बाहरी युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई थी और अगली सुबह का सूरज उगने तक मौलिक अधिकार खत्म हो चुके थे। अब इस दमन का पैमाना कितना बड़ा था उसे समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लोगों को ये जानने तक का हक नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और जानते हैं, इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। और ये तानाशाही सिर्फ नेताओं तक नहीं रुकी, प्रेस की आज़ादी भी बुरी तरह कुचल दी गई। मीडिया पर ऐसी सेंसरशिप लगी कि अखबार में छपने वाली हर एक खबर पर पहले एक सरकारी अफसर की मुहर लगनी जरूरी हो गई। लेकिन कमाल देखिए, इस घुटन भरे माहौल में भी विरोध के स्वर जिंदा थे। इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ साहसी अखबारों ने अपना कड़ा विरोध जताने के लिए अपना पूरा का पूरा संपादकीय पन्ना ही खाली छोड़ दिया। वो खाली पन्ना बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहा था। खैर, राजनैतिक गिरफ्तारियों और प्रेस सेंसरशिप से परे एक और सच्चाई है जो इस एक्सप्लेनर की शायद सबसे विचलित करने वाली बात है।
आंकड़ा देखिए, 60 लाख से भी ज्यादा। ये संजय गांधी के नेतृत्व में चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण और मास स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी कार्यक्रम का खौफनाक नंबर है। ये पूरी इमरजेंसी के दौरान हुआ सबसे विवादित और दर्दनाक प्रयोग था। इस नसबंदी प्रोग्राम को लागू करने के तरीके इतने आक्रामक थे कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से लोगों को जबरन पकड़ कर असुरक्षित और अस्वच्छ कैंपों में ले जाया गया। और दिल्ली के तुर्कमान गेट की घटना को कौन भूल सकता है, जहां गरीबों की बस्तियों पर अंधाधुंध बुलडोजर चला दिए गए। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस की फायरिंग में मासूम लोगों की जान चली गई। ये नागरिकों के मानव अधिकारों का सबसे क्रूर उल्लंघन था। सत्ता पर अपने इस पकड़ को हमेशा के लिए मजबूत करने के लिए कानून लाया गया, 42वां संशोधन। इसे कई बार मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे कानून ने प्रधानमंत्री के हाथों में लगभग असीमित ताकत दे दी और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बुरी तरह से काट दिया। सारी पावर बस एक ही जगह सिमट कर रह गए। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, हर काली रात की एक सुबह होती है। जब सब कुछ अंधकारमय था, तभी 1977 की शुरुआत में एक बेहद चौंकाने वाला फैसला आया। अचानक चुनावों की घोषणा कर दी गई। शायद सरकार को अपनी खुफिया रिपोर्ट से लगा होगा कि जनता उनके साथ है, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। जैसे ही लोगों को वोट देने का मौका मिला, उन्होंने अपना सारा गुस्सा बैलेट बॉक्स पर उतार दिया। नतीजे इतने हैरान करने वाले थे कि खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी अपनी अपनी सीटें हार गए और देश में पहली बार जनता पार्टी की एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस नई सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने तुरंत 44वां संशोधन पास किया। इसका सीधा सीधा मकसद 42वें संशोधन की उन तानाशाही वाली नीतियों को पलटकर कूड़ेदान में डालना था। इससे लोकतांत्रिक जांच और संतुलन फिर से बहाल हुए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में कोई भी नेता या सरकार लोकतंत्र को इतनी आसानी से दोबारा स्विच ऑफ न कर पाए। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गंभीर बात सिखाता है कि आज़ादी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब सत्ता एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो बड़े बड़े संस्थान ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। अब जाते जाते ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ती हूँ। इन 21 महीनों के ग्रहण में सबसे खौफनाक बात क्या थी? लोगों का अपने ही शरीर पर से अधिकार छिन जाना, या फिर लोकतंत्र की आवाज़ यानी प्रेस का हमेशा के लिए चुप हो जाना? सोचिएगा ज़रूर। ऐसे ही और गहराई भरे एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।